टू स्टार्ट विद तुम्हारे क्या थॉट्स है आरटीएम को लेके, क्या ये होना चाहिए भी ऑक्शन में, क्योंकि काफी डिवाइडेड ओपिनियन है इसको लेके। आई थिंक आरटीएम अगर ये ऑप्शन दिया जाता है टीम्स को, मुझे लगता है उस पर डिपेंड करता है कि कितने रिटेंशंस अल्टीमेटली अलाउ करती है आईपीएल। अगर जैसी न्यूज़ आ रही है कि रिटेंशंस बढ़ा देंगे वो लोग, देन आई थिंक कोई सेंस ही नहीं बनता फिर आरटीएम करने का, कि मतलब फिर आप भाई टीम रहने ही दो ना, फिर ऑक्शन करा ही क्यों रहे हो। अगर उसको मेगा ऑक्शन ना बोलो, अपेरेंटली ऐसा न्यूज है कि 4 रिटेंशंस और 2 आरटीएम होने वाले हैं, तो बेसिकली आप 6 प्लेयर्स कर को सकते हो, ऑलमोस्ट आधी टीम को आप रिटेन कर सकते हो। तो पहली बात तो उसको मेगा ऑक्शन बोलना नहीं चाहिए, बट इन प्रिंसिपल तुम उसको एक बार के लिए हटा दो कि डिपेंड करता है रिटेंशंस कितने। आरटीएम एज अ रूल क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? मतलब मेरे पास पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको रिटेंशंस दे रखे हैं, आपको चूज करना है, आपको दिमाग लगा के चूज करना है कि मुझे कौन कौन से प्लेयर रिटेन करना है, उसके बाद एक नई टीम बनानी पड़ेगी स्क्रैच से। अगर आरटीएम कर दे रहे हो देन अगेन फिर वही पॉइंट रहेगा कि आपका फिर रिटेंशंस भी आपने अलाउ कर दिए, फिर आपने ये भी अलाउ कर दिया, तो एक तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो हम ये कहेंगे 4 रिटेंशंस अलाउड है या फिर 2 रिटेंशन 2 आरटीएम, तो तुम प्रेफर क्या करोगे? ओह, आई वुड से मतलब मेरे लिए तो अच्छा 2 रिटेंशन 2 आरटीएम होगा। क्यों? ज़्यादा स्कोप है कि टीम ज़्यादा खुलेगी, ज़्यादा नए नए प्लेयर्स आ सकते हैं। ये तो तुम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो क्या? नहीं मतलब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक टीम बहुत दिल ला के सपोर्ट करता हूँ। तो जितने प्लेयर्स उधर उधर जाएंगे उतना ज़्यादा फन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा केओस क्रिएट होगा। ऑब्वियसली वो क्लब्स के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस करा था, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने सारे नए रूल्स डालने की बात हो रही है, ये अलग वीडियो में बना कि क्लब्स के लिए शायद उतना फेवरेबल ना हो, बट एज अ व्यूअर, एज अ न्यूट्रल वॉचर, आई थिंक सबसे ज़्यादा केओस तब क्रिएट होगा जब ऐसे टाइप के रूल्स आएंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो आरटीएम का रूल है ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जिनको नहीं पता बेसिकली कि मान लो रिंकू सिंह, मैं क्या हूँ, रिंकू सिंह मेरी तरफ से ऑक्शन में जाता है एंड तुम आरसीबी हो, तुमने बिड कर करके उसको 10 करोड़ में खरीदा और एंड में मैंने अपना पैडल उठा दिया एज केकेआर और वो रिंकू सिंह उसी प्राइस के लिए मेरे पास दोबारा वापस चला आया। ये होता है आरटीएम। अब क्या ये अच्छा है बुरा है? देखो अश्विन ने कहा है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है, कि इट इज़ द वर्स्ट रूल पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स, क्योंकि एंड उसका लॉजिक क्या है बेसिकली, मैं जो पूरा समराइज कर पाया, आपको उसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोला हुआ है। 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली उसके। पहला पॉइंट ये है कि जब एक प्लेयर ऑक्शन टेबल पे जा रहा है विद द इंटेंशन कि उसकी जो टीम, ओरिजिनल टीम है, उसको आरटीएम से लेगी ही लेगी, तो इससे ना क्या चीज़ होती है, पहली बात तो वो ये कह रहा है कि मान लो रिंकू सिंह ऑक्शन में गया, तुम आरसीबी हो और कोई दूसरा बंदा है वो है मान लो सीएसके, तुम दोनों बिड कर रहे हो, सीएसके ने कहा 5 करोड़, तुमने कहा 6 करोड़, उन्होंने कहा 7 करोड़, तुमने कहा 8 करोड़, ऐसे होते होते 10 करोड़ तक बात पहुंच गई और उसके ऊपर तुम लोग दोनों बिड नहीं करना चाहते और वो तुम्हें मिल गया 10 करोड़ पे, आरसीबी ने खरीद लिया। अब एंड पे आके मैंने राइट टू मैच कर दिया और वो 10 करोड़ में मेरे पास आ जाएगा वापस केकेआर के पास। तो अश्विन का ये कहना है कि इससे प्लेयर की फेयर वैल्यू नहीं आती ऑक्शन पे, क्योंकि अगर तुमने 10 करोड़ के लिए बिड करा है तो फिर मुझे उसके ऊपर बिड करना चाहिए 11वें करोड़ के लिए और 11 करोड़ में फिर मैं ले लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 10 करोड़ गया तो 10 करोड़ में ही मैंने पैडल उठा के मेरे पास वो आ गया, क्योंकि प्लेयर की एक्चुअल वैल्यू फिर 11 करोड़ तक जा सकती थी। तो तुम्हें अगर वो वापस चाहिए आरटीएम के अंडर तो तुम दोबारा पैडल उठाओ, प्राइस बढ़ेगी उतना जितना बढ़ना चाहिए, 10 से 11 करोड़, और फिर 11 करोड़ में मुझे मिलेगा इंस्टेड ऑफ 10 करोड़। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई एक और जो रीज़न है कि क्यों शायद फेयर वैल्यू प्लेयर को ना मिले, अब मान लो रिंकू सिंह आज के टाइम पे अगर ऑक्शन पे गया तो बहुत महंगे उसमें बिक सकता है, पर अगर तुम एज आरसीबी और कोई तीसरा बंदा एज सीएसके, तुम दोनों को पता है कि केकेआर एंड में आके आरटीएम यूज करेगी ही करेगी, उसके बावजूद एक दिल में डर होता है ना कि बाय चांस अगर नहीं करा तो पैसे देना पड़ और जाएंगे, बिडिंग जरूरत से ज्यादा एस्केलेट पड़ गई तो हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। हम एक्चुअली में बिड कर इस इंटेंशन से रहे हैं कि केकेआर की प्राइस थोड़ी इन्फ्लेट हो जाए ताकि उनके पास बाकी प्लेयर्स पे पैसे खर्च करने के लिए कम बजट रहे। उस गैम्बल के चक्कर में मान लो केकेआर ने उल्टा खेल दिया कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तुमने प्राइस इतनी इन्फ्लेट कर ली, तुम ही रखो। तो ऐसे में जो 2 टीम्स बिड कर रही हैं सीएसके और आरसीबी के केस में, वो थोड़ी स्कैर्ड बिडिंग करती हैं, थोड़ी डरी डरी बिडिंग करती हैं, जिसके चक्कर में भी शायद एक प्लेयर का जो ओरिजिनल पोटेंशियल था वो रीच ना हो पाए। क्या तुम इस लॉजिक से एग्री करते भी हो? दोनों जो पॉइंट्स दिए, मतलब स्पेसिफिकली सेकंड पॉइंट जो भी तुमने बोला, यही तो गेम है पूरा। वही मतलब यही तो मजा आता है बिडिंग देखने में, इसलिए क्योंकि
सबको अपना अपना दिमाग लगा के करना है। हो सकता है उसमें फंस भी जाओ, पर वही तो फिर आपको थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एंटिसिपेट करना पड़ेगा, वही तो पूरा गेम है ऑक्शन का। एंड जो पहला पॉइंट था, आई थिंक उससे भी मैं उतना नहीं एग्री करता, क्योंकि फिर वो राइट टू मैच वाला नहीं रहा ना। फिर तो मतलब एक तरीके से आपने एक एक्स्ट्रा और बिट डाल दी और सबसे महंगे वाले को मिल गया, तो वो राइट टू मैच थोड़ी रहा। मतलब राइट टू मैच का मतलब ये है कि आपको प्राइस मैच करनी है, राइट। तो मेरा भी पहला पॉइंट अश्विन के काउंटर पे ये रहेगा कि इट इज सो रेयर दैट आई काउंटर अश्विन बिकॉज आई यूजुअली एग्री विद ऑल द पॉइंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि पहला पॉइंट तो यही कि यार राइट टू मैच का मतलब ही यही है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू में वो बिका है उसको मैच करके आप ले। तो वो कॉन्सेप्ट का जो बेसिक असेंस है, जो बेसिक सार है पूरा, उसी को आप खत्म कर दे रहे हो अगर आप कह रहे हो कि उसके ऊपर बिडिंग करी जाए। हालांकि हो सकता है अश्विन का मतलब ये हो कि इसको आरटीएम मत बोलो, कुछ और बोल के एक नया लॉ लेके आओ, बट आरटीएम तो ऐसे ही चलता है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा पॉइंट कि भाई अगर एक प्लेयर को जैसे रिंकू सिंह चाहता है कि वो केकेआर में रुके, पर किसी रीजन से जो रिटेंशंस के रूल है वो अलाउ नहीं कर पाते केकेआर को, कि भाई नारायण को भी करना है, रसल को भी करना है, श्रेयस अय्यर कैप्टन उसको करना है, मान लो ऐसे कर करके रिंकू सिंह रिटेन नहीं हो पाता, पर रिंकू सिंह चाहता है कि केकेआर में ही रहे वो। तो आरटीएम एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा चांस है जिसके थ्रू एक प्लेयर जहाँ पे उसका दिल एक्चुअली में लगा हुआ है वहाँ पे दोबारा जाके खेल सकता है। ऐसा कितनी बार होता है कि एक प्लेयर एक्चुअली में किसी फ्रेंचाइज में जाना चाहता नहीं है, या फिर जिसमें जाना चाहता है उसको वो मिलती नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्लेयर की जो लॉयल्टी जहाँ पर है और जहाँ पे वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सकता है, उसी टीम को दोबारा रिपर्चेस करने का एक ऑप्शन भी मिलता है। तो ऑन अ नोट फॉर द प्लेयर्स ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे अश्विन ने जो बेसिकली कंसर्न्स उठाए वो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उठाए, तो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी तो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं तो इस चीज़ को इससे भी काउंटर कर सकता हूँ, जैसे रिंकू सिंह की अभी सैलरी सम 10 लाख समथिंग थी केकेआर में। अगर उसे केकेआर में रुकना है एंड देन फॉर सम रीजन उसे ऑक्शन में उतरना पड़ता है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी अल्टीमेटली, मान लो 10 करोड़ में बिकता है, तो वो एक्चुअल अपनी मार्केट वैल्यू पे फिर केकेआर के अंदर आएगा। तो उस मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से भी के प्लेयर के लिए वो चीज़ अच्छी है। मतलब मेरा पॉइंट वही है कहने का कि कई बार ऐसा होता है कि रिटेन करने के बाद भी आपको अपनी मॉनेटरी वैल्यू जो एक्चुअली होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जैसे कि मान लो अगर सबसे ऊपर वाला जो स्लैब है इस बार मान लो 15 करोड़ का होता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बुमराह 15 करोड़ पे रुकेगा? उसके जगह अगर वो ऑक्शन में चला जाए तो क्या वो 30 करोड़ में नहीं बिकेगा डबल प्राइस पे? हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। तो ऑफकोर्स अगर बुमराह को रिटेन करा जा रहा है तो उसको उतनी प्राइस पे नहीं मिल रहा है जितना उसको डिजर्व करता है वो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अंडर द टेबल फिर अलग अलग डील निकलने लग जाती हैं। तो ऑक्शन में जाने के बहाने उसको अपनी असली प्राइस भी मिलेगी काफ़ी हद तक, और फिर वो अपने उसी टीम में भी वापस जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सबके सामने हो रही हैं, अंडर द टेबल कोई डील नहीं हो रही कि हाँ रिटेंशन के हिसाब से तुम्हें 15 करोड़ मिल रहा है और 50 करोड़ नीचे से ले लो किसी और फॉर्म में। तो ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट ये कि यार जो ये पॉइंट था कि बिडिंग जो है वो सब लोग डर के करते हैं, मेरा उल्टा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि ये जो बिडिंग कर रहे होते हैं ना लोग चालू पंक्ति में, इससे प्राइस और इन्फ्लेट ही होती है यूजुअली। अगर तुम एज आरसीबी और सीएसके तुम्हें पता है कि केकेआर एट ऑल कॉस्ट लेगी ही लेगी रिंकू की, तो तुम लोग जानबूझ के वो बिड कर करके उसकी प्राइस बढ़ाओगे ताकि एंड में आके केकेआर को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसके चक्कर में एक प्लेयर जो कि शायद 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू डिजर्व करता था, हाँ वो आते आते 10-11 करोड़ पे आ गया। मतलब यश दयाल तो रिटेन आरटीएम का, यश दयाल नहीं, वो कौन है भाई? पर्पल पटेल 11 बार आरटीएम थोड़ी यूज हुआ था। हाँ, पर उनकी इन्फ्लेट तो होती है प्राइस उसके चक्कर में। वो अलग पॉइंट है। अगर आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रहे हो तो प्राइस इन्फ्लेट होना वैलिड है। अगर आप आरटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो तो इक्वेशन डिफरेंट हो जाती है। तुम जो कह रहे हो डिफरेंट पॉइंट है। नहीं तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही तो आरटीएम में भी इंक्रीज होगी प्राइस होगी, बट आरटीएम का केस अलग है ना, इंटेंशन अलग है इसलिए। हाँ अच्छा ठीक है। वहां पे तो है कि तुम बिड कर रहे हो क्योंकि तुम जेन्युइनली प्लेयर को चाहते हो, तो वहां पे जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है कि आप इतनी वैल्यू लेके आ रहे हो टीम्स के लिए टेबल पे कि वो आपके लिए पैसा लगाना चाहती हैं। आरटीएम के लिए तो इंटेंशन ही अलग है ना कि हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन तुम जितनी वैल्यू उस अपनी टीम के लिए लेके आ रहे हो उसको हम और बढ़ा देंगे जबरदस्ती में ताकि उस टीम का घाटा हो जाए। तो वो एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, कई बार इन्फ्लेट भी हो जाती है प्राइस उसके चक्कर में जरूरत से ज्यादा। तो ऐसे में प्लेयर का फायदा ही भी होता है कई बार। हाँ, फेयर पॉइंट। तो आई थिंक इन पॉइंट्स के चक्कर में मुझे लगता है कि अश्विन ने जो कहा मैं उससे डिसएग्री करूंगा। आई थिंक कि आरटीएम एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू एक प्लेयर जो कि रिटेन होकर अपनी असली वैल्यू नहीं ले पाता उसको मार्केट में जाने का मौका भी मिल रहा है ताकि वो अपनी असली प्राइस को ले पाए, और साथ ही साथ उसका जिस टीम में रहने का मन है वो टीम में वो वापस जा भी सकता है। प्लस आई थिंक ऑक्शन का इतना बड़ा असर होता है ना आईपीएल टीम्स के ऊपर कि
हम लोग ओवर द टाइम देख रहे हैं कि बार बार ऐसे लॉज थोड़े प्रपोज करे जा रहे हैं जिससे हो सके कि ऑक्शन का जो रोल है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए, थोड़ा सेफ हो जाए इन जनरल टीम्स के लिए। जैसे अभी वो फॉरेन प्लेयर्स वाला हो रहा था कि रिटेन करने दो, उसको भी लेके था कि नहीं करना चाहिए। पर वही हमने डिस्कस करा था कि भाई अगर किसी को ये सो कॉल्ड बेवकूफ़ी करनी है तो वो फिर करने दो, उसको सेफ क्यों खेलना हर चीज़ के लिए। तो अगर ये चीज़ कर देंगे तो फिर अगेन भाई वही हो जाएगा कि बहुत सेफ खेलने लग जाओ, और फिर जो एक्चुअली में जो चालूपंथी होती है, जो बिडिंग वॉर्स हमें देखने को मिलती है, फिर वो देखने को नहीं मिलेंगे। वही तो मसाला और ऑक्शन का सेंस ही यही है, ऑक्शन होती इसलिए है ना कि बिडिंग वॉर हो उसके अंदर। भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने ज़्यादा स्पोर्ट ना देखे इसलिए मुझे नहीं पता हो। ये मेरे नॉलेज में किसी भी स्पोर्ट का कोई भी ऑक्शन इवेंट अगर होता है, इतनी पॉपुलैरिटी और इतने नंबर जनरेट कोई नहीं करता जितने आईपीएल ऑक्शन करती है। अब इसमें इंडियन ऑडियंस का भी फैक्टर है कि इंडिया की ऑडियंस इतनी बड़ी है, बट प्योर नंबर्स पे अगर मैं आ जाऊं, दुनिया में कोई ऐसा ऑक्शन इवेंट नहीं है, स्पोर्टिंग इवेंट, जिसमें इतने नंबर्स आते हो, जिसमें इतना इंटरेस्ट हो, इतना आईपीएल ऑक्शन में होता है। उसमें एक बहुत बड़ा मसाला ये चीज़ है, इसको आप कट कर सकते हो अगर आप आरटीएम हटा दोगे तो, क्योंकि 1-2 साल से था, कट हो रखा था। तो आई थिंक इसके चक्कर में एक नया डायमेंशन आ जाता है, लोगों को और रिसर्च करनी पड़ती है टीम्स को, एंड जो वेल रिसर्च टीम्स होती हैं फिर वही ऊपर निकल के आती हैं, और जो फालतू की टीम्स हैं 2-3 जो मेहनत नहीं करती हैं, फिर उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो आई थिंक ऑक्शन ऐसे भी इस तरीके से भी एक अच्छी चीज़ लाता है कि भाई जिसने मेहनत करी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये नहीं कि हर कोई बिना पढ़े लिखे शशांक सिंह को पता नहीं कौन सा चाहते हैं, कौन सा ले रहे हैं। प्लस लास्ट टाइम जो हमें बिडिंग वॉर देखने को मिली थी केकेआर वाली, जिन लोगों ने स्टार्क के लिए करा था, टेल मी इससे ज्यादा एक्साइटिंग ऑक्शन किसने देखा? लोग अंदर ताली हो जा रहे थे भाई। पैट कमिंस था, फिर मिचेल स्टार्क ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। वो पूरा चीज देखने में इतना मजा आया था, जैसे जैसे वो लगातार एक सेकंड पे बढ़ा रहे थे अपनी प्राइस। भाई वो दैट इज द फन ऑफ आईपीएल, वही देखने में मजा आता है। तो फॉर दैट रीजन आई थिंक इस पॉइंट पे हम लोग अश्विन से डिसएग्री करते हैं। बट जो उसने नेक्स्ट पॉइंट बोला वो बड़ा अच्छा था, विच इज कि अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।